होमवर्क भी दिया होगा कल, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पढ़ लेते हैं पहले, लिखें ऑप्टिकल फाइबर। लिखें इट इज बेस्ड on the phenomena of total internal reflection, TIR। डायग्राम बना लीजिए, फिर बिल्कुल कल एक क्वेश्चन किया था ग्लास स्लैब वाला, बिल्कुल वही है, सब कुछ मैथ्स भी वैसी है। स्क्रीन ऑफ करो। राजीव यादव, अरे भाई म्यूट कर देना यार। म्यूट कर भाई। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना चाहते हैं, अंदर का जो मटेरियल है उसे बोलते हैं कोर, और उसका जो सराउंडिंग कवर है उसे बोलते हैं क्लैडिंग। कोर, क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होता है। क्यों होता है, अब इसका कारण पता चल जाएगा। अब आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह लीजिए, फॉर्मूला याद करना है, आप फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया याद कर सकते हैं। आंसर आएगा अल्फा इज लेस देन साइन इनवर्स μ1 स्क्वायर माइनस। इस रिजल्ट को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल करके करेंगे तो भी हो जाए। डायरेक्ट आंसर याद हो तो बहुत बढ़िया है। ऑप्टिकल फाइबर, अब मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बातें समझ में भी आ जाएंगी। आइए बोर्ड पे देखें। जैसे लाइट चल रही है ना, वैसे फिनोमिना करते जाओ, करोगे तो डर हटेगा। केवल फॉर्मूले रट लोगे ना तो आपको अपने आप की कनेक्टिविटी बैठेगी नहीं आपकी। कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करने से आता है। देखो क्या हो रहा है, बोर्ड पे देखो, लाइट आई एयर से, किस में एंटर हो रही है, कोर में। मीडियम चेंज क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन, ये बेंड हो गई। ये देखिए इवेंट नंबर 1, एयर से कोर में बेंड हो गई। लेट ये एंगल कितना, आर। ये एंगल कितना, आर। चलिए पहला कॉन्सेप्ट लगा के इसको फ्री करिए। स्नेल्स लॉ बोले, स्नेल्स लॉ, बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल अल्फा, अंदर का एंगल आर, और अंदर का म्यू μ1। लिख लीजिए, ये हो गया साहब कॉन्सेप्ट नंबर 1। बिल्कुल कल वाले सवाल की स्टाइल में करा रहा हूं। कल एक हमने प्रिज्म का सवाल किया था 45 डिग्री 60 डिग्री वाला, बिल्कुल उसी पैटर्न में करा रहा हूं, ताकि वही बातें आपके दिमाग में सेट हो। पहला कॉन्सेप्ट स्नेल्स लॉ, आंसर याद रखना एडवाइजेबल है, कोई बुरा नहीं है।
पर ऐसी बहुत सिचुएशन भी बन सकती है जहां ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, पर ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, ये हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पर आइए कि देखिए सर, पहला स्नेल्स लॉ लगाया। अब हम क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिए। इवेंट नंबर 2 बच्चों यहां होने वाला है, पर यहीं से क्या हो रहा है, TIR, फिर यहां से वापस TIR, फिर यहां से TIR। इस तरह से इंफॉर्मेशन आगे से आगे, आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसमिट। अब आप जरा सोचना, अगर मुझे यहां TIR कराना है तो एक ही शर्त है। क्या शर्त है बताइए? अगर TIR कराना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा। यहां का एंगल सोच, R 90, तो ये कितना, 90 माइनस R, तो 90 माइनस R मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैथ्स हर सवाल की अलग हो सकती है, वो मैं मान सकता हूं, पर हम चाहते हैं कि फंडामेंटल पे अटैक किया जाए कि देखिए सर, वहां TIR करवाना है तो वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल के भी कल मैंने आपको फंडे दे दिए। देख बेटा, ये रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होगा, रिफ्रैक्टिव। अगर आप न्यूमेरिकल करके आए तो आपको मजा आया होगा। रिफ्रैक्टिव का रेशियो का भी सवाल है, वेलोसिटी के भी 2 सवाल हैं, वेवलेंथ के भी सवाल हैं। अब सब में आपने एक ही ट्रिक लगाई, बड़े वाले से डिवाइड करो। अब आप बताओ, μ1 μ2, बड़ा कौन, μ1, तो डिवाइड किससे होगा, μ1 से। खत्म। ये प्रैक्टिस की पावर है। आप 5 सेकंड में क्रिटिकल एंगल तुरंत बोल सकते हो, सर बड़े से डिवाइड होगा, हो गया, खत्म। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, 90 माइनस R साइन थीटा C, साइन 90 माइनस R कॉस R। कॉस R की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन थीटा C पुट करिए, साइन R पुट करिए। आप पन्ना पलट के देखिए, 2 सवाल पहले बिल्कुल इसी स्टाइल में वो सवाल कराया प्रिज्म वाला। और आपको कल भी कहा था, कॉन्सेप्ट बताओ, स्नेल्स लॉ, TIR की शर्त और क्रिटिकल एंगल। कॉन्सेप्ट पे हम बात कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो साइन आर की वैल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन μ1 स्क्वायर, साइन थीटा C μ2 बाय μ1 स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन μ1 स्क्वायर, μ2 स्क्वायर बाय μ1 स्क्वायर, ट्रांसफर कर दीजिए, 1 माइनस μ2 स्क्वायर बाय μ1 स्क्वायर ग्रेटर देन साइन स्क्वायर अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, μ1 स्क्वायर, तो μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ये कट गया, तो साइन अल्फा इज लेस देन याद कर लें। ठीक है, वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर का कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है नीट में, सिर्फ जेई मेन और एम्स में आए हुए हैं, इसलिए हमने रेस में 3 क्वेश्चन दिए लगातार। जो रेस करके आए हो तो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो ऑप्टिकल फाइबर के। एक लिस्ट बढ़ानी हो तो याद कर लीजिए, बाकी मुझे नहीं लगता कि याद करने की कोई गुंजाइश है। आया नहीं है पेपर में, कोई 4-4 बार आया हो तो रटें भी सही। तरीका आपने सीख के रख लिया, कभी आए तो इस तरह से करिए भाई। रिपीट हो तब तो मैं अपने सर लिस्ट बढ़ाऊं, वैसी लिस्ट इतनी बड़ी पड़ी है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और हर सवाल के लिए कोई एक नया फॉर्मूला याद करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। क्या, हाँ लो सर ये सवाल आए तो ये लगा दो, ये सवाल आए तो ये लगा दो। बेसिक फंडे पर खेलो ना।
प्रिज्म वाला सवाल था, वही तरीके से हमने ये कर लिया। अब बताइए, बाहर क्लैडिंग है, अगर बाहर क्लैडिंग ना हो, इफ क्लैडिंग इज नॉट प्रेजेंट, तो बताओ बाहर क्या हो जाएगी? एयर हो जाएगा। क्लैडिंग अगर हटा दोगे तो एयर तो रहेगी कोर के बाहर, तो μ2 की जगह क्या लिख दीजिए? 1। तो ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस 1। यदि क्लैडिंग नहीं है तो, क्लैडिंग नहीं है तो क्लैडिंग हटाते ही कोर के बाहर कौन है? एयर। सही बात। रेस निकालें, डिस्कशन पूरा कर लेते हैं आज, फिर आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन देखिएगा, 20, 21, 22। 20 से चलिए, 20 में लगेगा फॉर्मूला, 21 में भी फॉर्मूला, 22 में भी फॉर्मूला। 20 नंबर के पास ये वाला लिखें, ये लगेगा 20 में। अंदर का दे रखा है √2, बाहर का भी दे रखा है √3/2। 20 नंबर में sin अल्फा इज लेस देन μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अंदर का √2 क्लैडिंग का भी दे रखा है। 21 में कौन सा लगेगा? 21 में अगर बाहर क्लैडिंग ना हो, 21 में ये लगेगा। 22 में भी यही लगेगा। 22 में भी सिर्फ कोर है, क्लैडिंग नहीं है। तीनों आप फॉर्मूले से अब खेल सकते हैं। 20, 21, 22 रेस लाए हो तो वहां फॉर्मूले लिख लीजिए सवाल के पास, बढ़िया इसको तैयार कर लीजिए। तो 20, 21, 22 तीनों ऑप्टिकल फाइबर। 19 आइए, 19 हुआ क्या? 19 का डेटा थोड़ा सा कठिन है, पर आप एक बार करके रखिए क्योंकि एनसीईआरटी है। रेडियस का फॉर्मूला याद हो, h/μ² - 1, और उसने एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²। किसी ने किया हो तो रेडियस आता है शायद 2.4/√7, 2.4/√7, और उससे निकाल लीजिए एरिया πr²। एनसीईआरटी का पॉपुलर प्रोफाइल है, कौन सा? वो पॉन्ड के अंदर एक बल्ब होता है, याद करिए। 19 के बाद आइए 18। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? रेड के लिए, रेड के लिए है थीटा। क्या कमेंट करोगे येलो के लिए? येलो के लिए क्रिटिकल पे क्या कमेंट करोगे? अब कोरिलेशन समझो, जिससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए कि देखिए सब चीजें कैसे कोरिलेट होती हैं और सबकी बढ़िया तरीके से सिस्टम तैयार हो, वो सीखिए। पहला दिमाग में पंच आना चाहिए, रेड से येलो, इसका मतलब वेवलेंथ में फेरबदल। ये पहला क्लिक करना चाहिए। तो मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं कि सर रेड से येलो, वो चाहता है एग्जाम में पहले मैं क्या सोचूं? लैम्डा का फेरबदल। अब लैम्डा का फेरबदल क्या? विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, तो रेड का तो सबसे ज्यादा होता है, तो रेड से येलो हुआ, इसका मतलब लैम्डा कम। पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट। फिर कॉची रिलेशन, म्यू लैम्डा के इनवर्स, अगर लैम्डा कम तो म्यू ज्यादा, कॉची रिलेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 2। फिर क्रिटिकल पे पूछा है, क्रिटिकल का फॉर्मूला साइन थीटा सी 1/μ। अगर म्यू ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम।
आपने इतनी सिस्टम से मेहनत कर ली ना 300 सवाल में, तो आप फंसोगे थोड़ी ना। कैसे फंस सकते हो? कितना ट्रांसपेरेंसी है। सर देखिए, रेड से येलो आए, लैम्डा कम हुआ। आशीष सर, लैम्डा कम हुआ, कॉची से म्यू बढ़ गया, म्यू बढ़ गया, म्यू बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल कम हो गया। तो येलो कलर का क्रिटिकल एंगल रेड से कम आएगा। यही पूछा है कि थीटा से ज्यादा होगा या थीटा से कम होगा। क्या आंसर आएगा? लेस देन थीटा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। 17 ओरली कर सकते हो क्या? 17 ओरली। 2 स्पीड दे रखी है, नहीं 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, 4/3, 5/3। बड़ा कौन? 5/3। 5/3 से डिवाइड होगा, 10 सेकंड में फ्री होने चाहिए। 5/2 से 5/3 से डिवाइड, तो बताइए आंसर 4/5। साइन इनवर्स 4/5। वैसे तो एग्जैक्ट होता है 53 डिग्री, पर इसने 53 डिग्री नहीं लिखा है, जो लिखा है वही टिक करेंगे। इसके बाद आइए 16वें क्या कह रहा है? लाइट आ रही है, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ रही है? √2 से। कितने एंगल पे गिर रही है बताइए? 45। क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने आपको तरीका सिखाया है। आप तो जबरदस्ती रिफ्रैक्शन मान लो। कल मैंने आपको एक प्रिज्म का सवाल कराया था, AIPMT का बड़ा कठिन सवाल। आप तो जबरदस्ती रिफ्रैक्शन मान लो और स्नेल्स लॉ लगा दो। अपने आप जो कहेगी मैथ्स वो मान लेना। नीचे का √2, नीचे का एंगल, ऊपर का 1, ऊपर का एंगल √2, साइन R, √2 से √2, साइन R1, R 90। बिल्कुल R की वैल्यू 90 पॉसिबल है। इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्ट होकर 90 डिग्री पे चली जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा 16वें का? 4th आ जाए। 15वां फेमस सवाल, स्टार लगाइए, पहले दे दिया था, हो गया होगा शायद 15वां, याद आया? दोनों 90 डिग्री पर हैं। 14 बताइए। 14 स्नेल्स लॉ, बेसिक स्नेल्स लॉ लगाना है। 13वां स्टार सवाल है, 13वां क्लास नोट्स में करवाया था, जेई मेन का क्वेश्चन है। बताइए स्लैब में टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्लैब के अंदर जाने के बाद सीधी नहीं जाएगी, स्लेंट हो जाएगी, याद करिए। तो आपको मैथ्स लगा के वो स्लेंट वाली दूरी निकालनी पड़ेगी। जेई मेन का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न। इसके बाद आइए 12 स्नेल्स लॉ लगाना है डायरेक्ट। कौन से वाले में? पहले और तीसरे में। अब करते 11 क्वेश्चन। डायग्राम बना लीजिए 11 का, दिया नहीं था, अभी करेंगे। 11वां रेस का 11वां प्रश्न। ग्यारहवें सवाल में मजा ये है कि कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस बातें सीखनी है कि सर किस तरह से इवेंट होते हैं। इसलिए हमने ये सवाल दिया है कि इसमें आपको सिर्फ ये सिखा सकें इवेंट कैसे हो रहे हैं, फिजिक्स कैसी चल रही है। इवेंट समझते जाएं, उससे सब्जेक्ट की डेप्थ और क्लियर होती है कि अच्छा सर ऐसे ऐसे 1 बाय 1 स्टेप हो रहे हैं। देखो आप, ये लाइट आई, सभी लोग बोर्ड पे देखें, थोड़ी सी ज्योमेट्री समझें, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो हम बोल रहे हैं, वास्तव में तो इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री बहुत लगती है, और ऐसी ज्योमेट्री 8वीं 9वीं वाली जो समझ समझ के पढ़ी जा सकती है। आइए बोर्ड पे देखें सब। लाइट आई, बताइए इवेंट, कोशिश करिए बोलने की। बाहर है एयर, किस में एंटर कर रहे हैं? स्लैब में। रेयर से डेंसर जाएंगे, कहां मुड़ेंगे? टूवर्ड्स नॉर्मल। ये टूवर्ड्स बेंड हो गए। बताओ ये एंगल आर, ये एंगल आर। इवेंट नंबर 1 हो गया। अगला इवेंट कोशिश करिए बोलने की। मिरर, ये नीचे मिरर है, मिरर पर टकराओगे तो क्या करोगे? बाउंस बैक, लौटोगे, फिर से नॉर्मल खींचा, ये आर तो ये आर,
इस आर का कारण ऑल्टरनेट एंगल। यहां से लाइट आशीष टकरा के लौटेगी, ये टकरा के लौटी, ये भी आर। इस आर का कारण 10वीं क्लास के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे आर हैं पर हर के कारण अलग अलग हैं, वो दिमाग में घुस जाए तो खुशी देंगे। ये स्नेल्स लॉ से आर, ये ऑल्टरनेट एंगल से आर, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर, ये आर आया। ये दूसरा इवेंट हो गया। अब तीसरा इवेंट भी होने को तैयार है। बोलो क्या? अंदर ग्लास, बाहर एयर, रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी। अब देखना, ये वाला आर ऑल्टरनेट, और ये है शानदार, ये होगा 45। इसके लिए समझिए फिजिक्स, इसलिए सवाल डिजाइन किया गया है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है? सभी लोग बोर्ड पे देखें। लाइट 45 पर आई और आर पे गई, यहां μ1, यहां μ2। बिंदा स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। क्या सही लिखा है क्या? अब आपने इतने में व्हाट्सएप देखा अपना कि हाँ सर कोई मैसेज आया है, इतने में आप व्हाट्सएप देख रहे हो, मैंने चुपचाप इसकी डायरेक्शन बदल दी। आपने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा ही नहीं था, इतने में तो मैंने डायरेक्शन बदल दी। अब आपको बोला स्नेल्स लॉ लगाओ, लगाओ स्नेल्स लॉ लगाओ। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। क्या स्नेल्स लॉ में कोई बदलाव हुआ क्या? इसका मतलब सर क्या बात हो गई, अगर लाइट 45 पर आ रही है तो आर पे जाती है। उल्टा बोलो, अगर लाइट आर पर इंसिडेंट होगी तो 45 पर रिफ्रैक्ट होगी। समस्या क्या है? वही स्नेल्स लॉ लगेगा, सब कुछ वही है। वापस सुनिए सर, पहले मेरा इंसिडेंस था 45, रिफ्रैक्शन कितना आया? आर, स्नेल्स लॉ से। अब उल्टा कर दिया, अब इंसिडेंट कितना? आर, तो रिफ्रैक्ट कितने पर होगी? इसे बोलते हैं बच्चों 10th क्लास का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर पाथ बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए तो जैसे जिस पाथ पे वो आई है उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस। आइए फिर से सुनिए, 45 पर आना, आर पर जाना, उल्टा। अगर आर पर आओगे 45 पे चले जाओगे, एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। अब आपसे पूछा गया है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में क्या बताइए? एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें? एक डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे ये रही। कितना एंगल बना रही थी इंसिडेंट, बताइए नॉर्मल से कितना बना रही थी? 45। नीचे कुछ 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 हुआ, फाइनल इमर्जेंट रे ये निकली। ये कितना बना रही है? ये भी 45 बना रही है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेविएशन क्या होता है? डेविएशन, पूरे ऑप्टिक्स में डेविएशन का एक ही मतलब है, बार बार काम आएगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना। ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ ये रहा, इससे डेविएट हो जाना। दिस इज थीटा। कैसे निकालें? इन तीनों का सम 180, 45, 45, थीटा। तो थीटा कोई फॉर्मूला नहीं लगा फिजिक्स का, पर इतनी बातें समझ में आई जो आपको दूसरे सवाल में काम आती हैं कि देखिए सर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर सर मिरर से टकरा के लौटे, फिर सर वापस रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल समझ में आए। देख बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। 45 पर आते थे, आर पे जाते थे, उल्टा आर पर इंसिडेंट हो गए, 45 पे जाओगे। अंतर क्या हुआ? मैंने तीर का निशान बदल भी दिया, आप स्नेल्स लॉ को बदल ही नहीं पाए, मतलब स्नेल्स लॉ अभी भी परफेक्टली होल्ड कर रहा है। और डेविएशन एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे के अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कितना डेविएट। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 की, टोटली कंसेप्चुअल सवाल।
जो सब्जेक्ट सिखाता है, केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में 5-5, 10-10 हमने मॉड्यूल में शीट में डाल रखे कि आपको फंडामेंटल आपके डेवलप हो। लाइट को फॉलो करिए, जैसे जैसे लाइट इवेंट करती जा रही है, आपने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली, काम होता जाएगा। तो यही पूछा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन, आंसर आएगा 90 डिग्री। बड़े साहब, अब आइए 10वें पर। 10वां बताइए, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था क्या? चलो अब पन्ना पलटने पहले एक बार 10 से 22 देख लो, क्या 10 से 22 सब ठीक है? कल मौका मिलेगा 1 से 22 करने का, संडे है, इसलिए अभी देख लें 10 से 22 सब पे टिक लग गया क्या 10 से 22 पर? चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, लिखिएगा। बर्ड फिश को एक बार और समझते हैं, आज 15-20 मिनट और दीजिए इसको। क्योंकि अब क्या 2-3 दिन हो गए पड़े हुए, अब आपके पास चीजें और बढ़िया हो गई हैं, अब आप और बेहतर समझ सकते हो, इसलिए 20 मिनट और देते हैं बर्ड फिश प्रॉब्लम को। अब समझना, जैसे एक बीकर है, इसमें फिश यहां है, डी नीचे। अब जल्दी से देखिए क्योंकि पढ़ चुके हैं, एक बार और सीखेंगे तो और अब मजबूत होने वाले हैं। अब आप बताइए फिश की इमेज कहां बनेगी, यहीं या ऊपर? ऊपर। तुरंत दिमाग में, हाँ कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तुरंत आपने दिमाग से सोचा कि हाँ सर बर्ड फिश की इमेज थोड़ी सी ऊपर बनेगी। कहां बनेगी वो भी आपको याद है, या तो डायरेक्ट डी बाई म्यू, नहीं तो डी आई बाई डी ओ बराबर म्यू टू बाय म्यू। 4 दिन हो गए म्यू टू को याद करे हुए, इसलिए रिवाइज करा देता हूं। कौन है म्यू टू? एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में गई, तो पहले एनर्जी की एक रे तो बनाओ, कहां से निकालोगे? ऑब्जेक्ट से, फिश से। ये एक रे निकाली, ये रिफ्लेक्ट हुई, बताइए कहां गई? 1 में, 1। ऑब्जेक्ट की डेप्थ डी, तो डी एपरेंट, सर ये तो मुझे डायरेक्ट याद था, डी एपरेंट कितना? डी बाय, बिल्कुल ये फिश बनेगी और ये फिश की इमेज कितने पर? डी बाय। सर 8-10 बार बता दी आपने बात, अभी दिमाग में छप गई है। फिश वहां नहीं दिखाई देती, थोड़ी सी ऊपर। आज इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ये वापस, ताकि कॉन्सेप्ट तो आपके रिव्यू हो और एक नई बात और सीखो। व्हाट अबाउट बर्ड? ये बर्ड एच हाइट पर है, ये कहां दिखेगी? जैसे फिश तो पास दिखती है, बर्ड कहां दिखेगी? पता है बर्ड और दूर दिखती है, पास नहीं दिखती। क्यों? क्यों का जवाब फिजिक्स है, क्यों का जवाब फिजिक्स है। डी आई बाय डी ओ, म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू एक रे चालू कर लो, बस एक रे, ये रे चालू कर, ये रिफ्रैक्ट होके गई। बताइए किस में गई रिफ्रैक्ट होके? किस में गई? म्यू में। डीओ ऑब्जेक्ट, एच, डी आई बताइए कितना? म्यू एच। जबकि ये म्यू से डिवाइड हो रहा था। अब आप अपनी समझदारी डेवलप करिए, इसलिए 3 दिन बाद पढ़ाते हैं
क्या बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है 5-6 दिन फिजिक्स पढ़कर, ऑप्टिक्स पढ़कर, कि फिश तो ऊपर दिखाई दे रही है पास में, जबकि चिड़िया और दूर। अब सर मैं नहीं मानता सर, ये मुझे याद नहीं आ रहा सर, चिड़िया और दूर। आप देखिए रे डायग्राम में कितना दम है, उसको महसूस करिए। ये रे बनाइए, क्या करिए, इसको रिफ्रैक्ट। बताइए कहीं मिलेंगी क्या? नहीं। कहां मिलेंगी? पीछे। अब आप खुद देखिए इमेज कहां बन रही है, एच से ज्यादा या एच से कम? एच से ज्यादा। ये है इमेज, ये है आपकी बर्ड। तो आप दिमाग में फाइनल याद कर सकते हैं, फिश पास में दिखती है जबकि बर्ड और दूर दिखती है। ये दिखता है डी बाई म्यू पर और वो म्यू एच। अच्छा किसको देखेगी? बट ऑब्वियस है फिश को, फिश के लिए बात हो रही है। हमारे लिए क्या ऑप्टिकल इल्यूजन होगा? हम तो बर्ड को सीधा ही देख लेंगे ना भाई, हमें इल्यूजन क्यों होगा? ये किसको इल्यूजन होगा? फिश को। ये बात सुन सुनकर समझ में आती है कि सर हमें इल्यूजन कैसे होगा, हमें तो बर्ड वहीं दिखेगी आकाश में जहां पर है। ये सारी चर्चा हो रही होगी फिश इन वाटर, उसको बर्ड एच पे नहीं कहां महसूस होगी? म्यू एच। इसका मतलब सर मैं पेपर के लिए क्या याद कर लूं? पेपर के लिए एक डायग्राम समझिए, इससे सारी बातें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिश डी पर है तो वो डी पे नहीं, डी बाय म्यू पर दिखती है। ये फिश है और आपने डॉट डॉट बनाया, मतलब ये फिश की इमेज। और इसी तरह से चिड़िया जो एच पर है, एच पे नहीं, म्यू एच पे दिखती। अब आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब सब आप चीजें इस डायग्राम से बता सकते हैं। फिश थोड़ा ऊपर, चिड़िया और दूर, डी तो डी बाय म्यू, एच तो म्यू एच। कारण वही है ऑप्टिकल इल्यूजन, कारण वही है रिफ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम लगाया। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है यहां एनर्जी रिफ्रैक्ट होके हवा में जा रही है, जबकि यहां एनर्जी रिफ्रैक्ट होकर पानी में जा रही है, इसलिए ये फर्क हो रहा है। इस बात को लिखें और इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बढ़ गया कि हाँ फिश पास में जबकि चिड़िया और दूर। म्यू2 का एक बार नाम बोलें। म्यू2 के नाम के लिए 15 मिनट खर्च कर रहे हैं अपने समय के। म्यू2 का नाम है एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में गई, तो हम 15 मिनट अलग से खर्च कर रहे हैं। तो टारगेट म्यू2 है, नहीं तो लास्ट समय चल रहा है, सिलेबस की मारामारी है, फिर रिवीजन कर रहे हैं। इसका मतलब सर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप 20 मिनट और दे रहे हो अलग से बर्ड फिश पर। तो क्लियरिटी आएगी तो क्या क्वेश्चन करने का, आपको मॉड्यूल करने का, रेस करने का मन करेगा, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि अच्छा फिश तो डी बाई म्यू पे दिखती है पर बर्ड एच पे नहीं म्यू एच पे दिखेगी। और किसको दिखेगी? फिश को जो वाटर में है। हमारे लिए तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि हम खुद एयर में है और बर्ड भी एयर में, तो हमें तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा ही नहीं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये रिफ्रैक्शन है। ऐसा ही होता है तारों का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों नजर आते हैं? कारण है जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो म्यू है वो लगातार बदलता रहता है, और म्यू लगातार बदलता रहता है। और जो लाइट तारे से हमारी आंखों में जा रही है उसकी बेंडिंग हल्की हल्की सी क्या होती रहेगी? चेंज। क्योंकि म्यू बदलेगा तो स्नेल लॉ से आर बदलेगा। तो तारे हमें टिमटिमाते हुए फील होते हैं क्योंकि जो लाइट अभी आ रही है 1 सेकंड बाद आ रही है, दोनों में हल्का हल्का सा एंगल का डिफरेंस है। कारण क्योंकि एटमॉस्फेयर का म्यू लगातार चेंज होता रहता है, बहुत स्लाइट चेंज होता है। ऐसा नहीं है अभी 1.1 है अब 1.9 हो गया, इतना चेंज नहीं होता, बहुत स्लाइट चेंज होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना, तो आपको आंसर आना चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज। पूछा जाता है डायमंड का चमकने का कारण बताइए, TIR।
पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर, TIR, मिराज, TIR, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इसमें TIR नहीं है, इसमें है रिफ्रैक्शन। बोलो क्लियर है बात? अब हिट करिए क्वेश्चन नंबर 2 रेस का। क्वेश्चन नंबर 2 हिट करें रेस का। अगले 15-20 दिन ध्यान रखें मेजर टेस्ट तक, जब तक ऑप्टिक्स चले, कि मॉड्यूल और रेस दोनों लेकर आओ रोज। उससे क्या थोड़ा समय बचता है, क्वेश्चन लिखवाना नहीं पड़ेगा, फटाफट फटाफट क्वेश्चन देखा, साथ साथ करते गए। तो पूरा जब तक वेव ऑप्टिक्स चले मॉड्यूल रेस दोनों रखो बैठ रोज। बताओ कर सकते हो? क्या दे रखा है सोच के बताओ। टू फिश इन वाटर बर्ड अपीयर्स। तो पहले तो ये समझो फिश को कभी बर्ड नहीं दिखी। पहला सेंटेंस तो ये है पंच, कि फिश ने अपने पूरे जीवन में कभी बर्ड देखी नहीं, उसने बर्ड की क्या देखी? इमेज। तो बताओ क्या दे रखा है वो? बर्ड की इमेज। मतलब क्या दे रखा है? म्यू एच। कितना, कितने पर अपीयर हो रही है? 30 सरफेस से। म्यू 4/3, 90/4, 22.5। खत्म। इतना आसान है। अगर डायरेक्ट मुझे रिजल्ट डायग्राम याद है, दिमाग में बैठा हुआ है, मुझे कुछ नहीं सोचना। दिमाग में बैठा हुआ है फिश तो पास दिखती है, जबकि चिड़िया म्यू एच पे दिखाई देती है। म्यू एच पे दिखाई देती है, इसका मतलब वो इमेज है। लैंग्वेज कितनी दमदार है। बर्ड अपीयर्स, अपीयर, क्योंकि सेंटेंस तो वही शानदार है। फिश ने कभी बर्ड नहीं देखी, बर्ड की इमेज देखी। ये दमदार बात है, इसी पर हमने मेहनत करी है लगातार। पहला सवाल देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला सवाल, तारों का टिमटिमाना, जो अपन नर्सरी में और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद करते थे, उसको सही करना चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सब मजा है ना भाई? कारण तो मैडम को कारण ही नहीं पता, इतने साल हो गए मैडम पढ़ा रही हैं। ट्विंकल ट्विंकल के कारण क्या है? वो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आपने इतना बच्चों को बता दिया, वो कभी साइंस तो सोचेगा ही नहीं कि मुझे साइंस लेनी है, कि रिफ्रैक्शन के कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर का म्यू लगातार बदल रहा है। कौन सा आंसर आएगा देखिए, कौन सा आएगा? 4। अब और बर्ड फिश पे बात करते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल में सवाल हैं, रेस में, क्रॉप में, एनसीईआरटी में, सब वो डिस्टेंस के हैं। जबकि जेई मेन में वेलोसिटी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कि फिश 24 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है ऊपर की ओर। अब आपसे पूछी जाए इसकी इमेज की वेलोसिटी बताओ, अपन ने कैसे सवाल करे? दूरी वाले। 10 पे तो कहां दिखेगी, एच पे तो म्यू एच पे दिखेगी। सारे अपने लिटरेचर में दूरी वाले सवाल। अब हम एक दो क्वेश्चन जेई मेन के करना चाहते हैं, कि उसमें दूरी की जगह क्या दे रखी है? वेलोसिटी। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन करके रख लेते हैं इस तरह का। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द ये क्या बंद पड़ा है क्या? क्यों बंद क्यों कर रखा है भाई? चालू करवा। गर्मी गर्मी नहीं लग रही है तुम्हें? पीछे बंद पड़े, ये भी बंद है।
बहुत बढ़िया। वो ये बंद है, चलो चलो लिखें। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द, ये अपना बंद है ये भी, चलो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश, इमेज ऑफ फिश। अब समझना है बड़ा आसान, पर क्या है अगर ऐसी प्रोफाइल देखी हुई नहीं है और पेपर में आ जाए तो परेशानी होती है। इसलिए ऐसे एक दो सवाल करके रखिए ताकि नया सवाल आए तो परेशान ना हो। अब हमें रटा हुआ है डी बाय डी बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। अब देखते जाइएगा कैसे अचानक से काम हो जाएगा। डीओ को वहां भेज दिया, अब कुछ मत करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बेटा ये क्या है बोल, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन काइनेमेटिक्स। कल्पित सर, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी, dx बाई dt। तो ये डिस्टेंस है, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और बोलो ये कौन है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन की दूरी का वेलोसिटी ऑफ खट। वही फॉर्मूला तुरंत आपने समझदारी से किस में बना दिया, वेलोसिटी में बना दिया। और थोड़ी सी और फिजिक्स लगाओगे तो ये विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस आएंगी। इसका कारण सुनिए, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्यों आई, क्योंकि इसमें आपने दूरियां कहां से नापी थी, सरफेस से। जब दूरियां विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस है तो वेलोसिटी भी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस आएंगी। लिखो, अब क्वेश्चन करते हैं। इधर इधर ये चालू बंद ही पड़ा है। ये तो आती चलो कर रहा है, पहले समझ, ये वैसे ही समझ नहीं आती, गर्मी में तो और कुछ नहीं आएगी। सब्जेक्ट वैसे ही समझ नहीं आता भाई, गर्मी में पड़ेगा फिर कैसे होगा काम। चलिए तो अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ये बात समझ आई क्या, क्यों विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। अब कर सकते हैं, अब खुद कोशिश करो करने की, खुद करो। अच्छा, फिश की इमेज कौन बनाएगा, एक बहुत पुराना सेंटेंस, फिश की इमेज कौन बनाएगी, फिश खुद। फिश खुद मतलब फिश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आशीष सर एक लाइट रे निकालनी है ना, इसके बगैर काम कैसे चलेगा। हो गया सवाल, बताओ। म्यू टू 1, म्यू 1 4/3, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 24 नहीं 24J, ऊपर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। सरफेस की वेलोसिटी कोई बताएगा, सरफेस, 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 सरफेस का मूव कर रही है, सरफेस तो वही है। कर लीजिए अब, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। वैल्यू पुट कर दीजिए। है नहीं, आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं अपने मॉड्यूल में, अपने सारे डिस्टेंस के हैं, पर जेई मेन में 2 बार आ चुके हैं, इसलिए करके रख लेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आया तो हम मेंटली तो तैयार हैं, करा कुछ भी नहीं। आप देखो वही फॉर्मूला है सेम, कि जो फॉर्मूला डिस्टेंस में लग रहा है वही फॉर्मूला वेलोसिटी में लग रहा है, वही वेलोसिटी में लग रहा है। कितना आंसर, सरफेस की 0 क्यों रखी, ये पता चला, क्योंकि सरफेस तो रेस्ट में है।
आंसर बताओ कितना? 18J आएगा। तो VI सरफेस की 0, μ2 1, ये 4/3, ऑब्जेक्ट की 24J, तो VI 3/4 इंटू 24J 18J। अब देखिए बर्ड फिश की आज वापस पढ़ाया 3 दिन बाद, एक क्लियरिटी आ जाए। अब आपके पास दिमाग में क्लियरिटी आनी चाहिए। फिश थोड़ी ऊपर बनती है, बर्ड ज्यादा दूर बनती है। दूरी वाले सवाल तो हमने कर ही लिए थे, अब एक वेलोसिटी वाला भी कर लिया। और मन को समझाइए कोई अंतर नहीं है, जो फॉर्मूला डिस्टेंस का है वही फॉर्मूला वेलोसिटी का है। विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्यों है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि डिस्टेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस मेजर्ड हैं, तो वेलोसिटी भी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस है। बढ़े आगे, चलो अब एक कंसेप्चुअल पॉइंट और पढ़ो, लिखो। अब समझना, सुनना। अब बात हो रही है ग्लास स्लैब की, ये भी हमने पढ़ाई करी थी, इसको एक बार और सुनिए। लाइट आई कितने पर? आई। बताइए पहला इवेंट रिफ्रैक्ट। दूसरा इवेंट बताइए, दूसरा वापस से रिफ्रैक्शन। कितने पे जाती है याद हो तो? आई पर। याद करिए, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। याद करिए, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये सीधी निकलती, ये और ये लाइंस आपस में पैरेलल है, और ये दूरी ये कहलाती है लेटरल शिफ्ट। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें खास बात क्या है, वो खास बात सुनिए। ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करती, डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन तो पता है क्या होता है, ऐसे मुड़ना, ये डेविएशन है। डेविएट कहां हुई, सिर्फ पैरेलल क्या हो गई, शिफ्ट। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है वो सुनो। जैसे ये दो लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90। साफ दिख रहा है? अब मैं आपको कहता हूं इसको पैरेलल शिफ्ट करो। पैरेलल, ठीक है सर, पैरेलल यहां ले गया सर। बेटा इसको भी पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल, देख घुमाना मत, पैरेलल शिफ्ट यहां लगा दी। सोच के बता एंगल कितना? पैरेलल शिफ्ट करने पर एंगल नहीं बदलता। क्यों बदलेगा? एंगल तो तब बदलेगा जब लाइट को आप मोड़ोगे। और समझिए, दो बातें दिमाग में बैठी, तीसरी बात समझिए। ये ग्लास स्लैब, ये पहली लाइट रे आई, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी लाइट रे देखिए, दूसरी लाइट रे देखिए, रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन। अब सही सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस रेड और इस ब्लू में खासियत बताइए क्या है? क्या ये पैरेलल है? आराम से बताएं। इस रेड और ये ब्लू क्या पैरेलल है? ये ब्लैक और ये रेड पैरेलल है, क्योंकि ग्लास स्लैब तो पैरेलल शिफ्ट करता है। अगर इनके बीच का एंगल अल्फा है तो इन रे के बीच का एंगल भी अल्फा ही होगा। यही हमने आपके 10 मिनट कॉन्सेप्ट डेवलप करे। क्या डेवलप करे? रिवाइंड करता हूं। पहला, ग्लास स्लैब क्या करती है? सीधा आंसर दीजिए, ग्लास स्लैब डेविएट नहीं करती, पैरेलल शिफ्ट करती है। पहला मजा। दूसरा, एक छोटी बात समझाई, देखो दो रे के बीच में अगर एंगल 90 है तो जीवन भर 90 रहेगा।
अगर आप रेस को कैसा शिफ्ट करते रहोगे, पैरेलल। अब दोनों बातों को एक साथ लगाइए इस आईआईटी के क्वेश्चन में, 2000 में आया हुआ आईआईटी का क्वेश्चन है। ये दो रे देखिए, दिख रही हैं, इनके बीच का एंगल बताइए अभी, अल्फा। ये नाटकबाजी हुई यहां आ गई। पहला आंसर बताइए, रेड और ब्लू पैरेलल, ब्लैक और रेड दो पैरेलल रेज हैं, तो जो इनिशियल एंगल होगा क्या वही फाइनल एंगल होगा? इनिशियल एंगल 90, पैरेलल शिफ्ट, फाइनल एंगल 90, इनिशियल एंगल अल्फा, पैरेलल शिफ्ट के बाद फाइनल एंगल। तो जो इमर्जेंट रे हैं इनके बीच का आपस का एंगल आईआईटी में पूछा गया था, और कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक फंडों पर काम करिए। ग्लास स्लैब पैरेलल शिफ्ट करती है, पैरेलल शिफ्ट करने पर एंगल बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 या 10th होगा, 9th। ये देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है 2000 का। अब आप समझ पा रहे हो, इनिशियली दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। दोनों ग्लास में से निकली। अरे भाई ग्लास कुछ नहीं करता, ग्लास तोड़ता मोड़ता नहीं है, ग्लास केवल पैरेलल शिफ्ट करता है बच्चों। तो जो एंगल पहले होगा बच्चों वही ग्लास स्लैब से निकलने के बाद होगा, क्योंकि ग्लास स्लैब रेस को बेंड नहीं करता, तो एंगल बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिख लीजिए। डायरेक्ट वो क्वेश्चन देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, पहले फाउंडेशन बनाइए कि ग्लास स्लैब का आपने तरीका समझा कि ग्लास स्लैब क्या करता है, ग्लास स्लैब पैरेलल शिफ्ट करता है। फिर आपने एक दूसरी बात समझी कि पैरेलल शिफ्ट करने पर एंगल कभी नहीं बदलता। बढ़े। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट हिट हो सकता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते हैं आईआईटी के, जेई मेन के। इसलिए जो जो ऑब्जेक्टिव लेवल पे बन सकते हैं उनको हम रेस में, एक आपको एक अलग से बुक भी मिली है, एक फिजिक्स गुटका है, उसमें अगर आप पीछे देखें तो हमने AIEEE के क्वेश्चन डाल रखे हर चैप्टर के टोटल, और उन सवाल को हमने छांटा है जो 1 मिनट के अंदर हल हो सकते हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो पाएंगे जो 1 मिनट में अंदर सॉल्व हो पाएंगे। अब ये है आईआईटी का सवाल, पर इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें 5-7 मिनट लगे, फंडामेंटल सवाल है इसलिए डाल दिया कि देखो ग्लास स्लैब पैरेलल शिफ्ट करती है, और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद एंगल कभी बदलता नहीं। कंसेप्चुअल सवाल। बढ़े आगे। चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, 8th हुआ क्या बच्चों? दोनों तरफ ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दिया था क्या 8th? नहीं दिया, चलो 8th कर लो, क्लास नोट्स में कर लो। ऐसा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शिफ्ट तभी लागू होगा जब आजू बाजू क्या होगी, एयर। अब यहां है ग्लिसरीन, यहां भी ग्लिसरीन है, और बीच में है क्वार्ट्ज। पर भाई ने क्या किया है, ग्लिसरीन और क्वार्ट्ज का म्यू डायरेक्ट नहीं दिया, वहां पर क्या दे दी पता है, वेलोसिटीज। तो क्या म्यू निकाल सकते हो, बताओ कैसे? अगर मुझे म्यू ग्लिसरीन चाहिए तो म्यू का फॉर्मूला C/, वेलोसिटी बताओ ग्लिसरीन में,
वेलोसिटी बताओ ग्लिसरीन में कितनी है? कितनी? 9/4। तो ग्लिसरीन का आ जाएगा साहब 4/3। और क्वार्ट्ज में वेलोसिटी कितनी है? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ग्लिसरीन का म्यू हो गया 4/3, क्वार्ट्ज का हो गया 2 और ग्लिसरीन का 4/3। अब ये भी स्टाइल है। अब आप सवाल करोगे तब आपको अच्छा लगेगा कि कभी कभी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह क्या दे देता? वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए, हाँ, वेलोसिटी से ऑन द स्पॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। रेस में सवाल ज्यादा बढ़िया है। अभी आप मॉड्यूल देखिएगा, खटाखट क्वेश्चन सॉल्व होंगे मॉड्यूल में। इसलिए रेस बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये एक ही टॉपिक पे बनी हुई है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड TIR। सारे 22 के 22 सवाल समझने वाले हैं। एक बार फिर करिए आगे बढ़ने से पहले कि सर ये 22 सवाल मेरे पूरे तैयार हैं, तो आपने अभी तक 6 दिन में जो पढ़ा वो सब आ जाएगा इस 22 सवाल में। हर तरह का क्वेश्चन है। अभी एक वो सवाल आएगा, वो एयर बबल है ग्लास स्लैब के अंदर, बड़ा पॉपुलर सवाल है, वो सवाल भी हमने डाल रखा है। चिड़िया मछली डाल रखी है, ग्लास स्लैब डाल रखा है, ऑप्टिकल फाइबर। रेस में हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड है। चलो अब बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला सभी लोग ध्यान दो और रिवीजन होगा। क्या T1 - 1/म्यू लग सकता है? क्या नहीं लग सकता? क्योंकि आजू बाजू एयर। बताओ क्या जादू कर सकते हैं? क्या करें? 4/3 से डिवाइड कर दीजिए सब जगह। बताओ ये 1, ये 1। और स्लैब कब क्या हो गया? 6/4। तो क्या हो गया? 3/2। नया म्यू 3/2। अब हो सकता है थिकनेस बताओ 18 और म्यू रखेंगे नया रिलेटिव 3/2। 6। आएगा। लॉजिकल सवाल कि सर देखिए दोनों तरफ ग्लिसरीन था, फिर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने दोनों तरफ ग्लिसरीन से क्या कर दिया? डिवाइड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, IIT में कैसा आया है, इधर अलग इधर अलग, तब ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। पता है तब क्या करना पड़ेगा? 2 बार इवेंट करने पड़ेंगे, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2। और लेंथी सवाल हो जाता है, इसलिए वो नहीं दिया गया। ये कर सकते हो आप, सेम मीडियम है, आपने उसको हवा बना दिया अपने कॉन्सेप्ट से। आंसर बताइए। 6 सेंटीमीटर। अब आइए 7वें सवाल पर। 7वें में बहुत बढ़िया सवाल है एनसीईआरटी का, केवल स्नेल्स लॉ लगाना है। पता पहली बार लगाओगे तो क्या आएगा? ग्लास का म्यू। आपको किसा ग्लास का म्यू तो मुझे याद है, वो नहीं काम में लेना, इसलिए तो उसने वो दिया है। पहली बार में ग्लास का म्यू आएगा। बोल सकते हो स्नेल्स लॉ? बोलो तो एक बार, चिल्लाओ तो बोलो। कहां से कहां? एयर से 1 sin 60 कहां गई? म्यू ग्लास साइन 45। ये पहली इक्वेशन, इससे म्यू ग्लास निकल के आएगा। कितना आया? साइन 60/sin 45। सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। दूसरे में बताओ कहां से कहां जा रहे हो? तेज बोलो। एयर से वाटर। इक्वेशन बोलो। एयर में 1, एयर में एंगल बोलो 60, वाटर में 30। यहां से म्यू वाटर निकाल दो, साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30। अब तीसरी बार बोलो। तीसरी बार कहां से कहां? वाटर से ग्लास। तेज बोलना। वाटर से ग्लास, तो म्यू वाटर, वाटर का एंगल बताओ, वाटर का 45 बराबर म्यू ग्लास
और वहां का एंगल फाइंड। अब इनकी वैल्यू डालो। म्यू वाटर साइन 60 अपॉन साइन 30, म्यू ग्लास साइन 60 अपॉन साइन 45 साइन आर। सॉल्व करिए। साइन 60 से साइन 60 ये उधर जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और नीचे भी 1/2। लॉजिकल सवाल डिजाइन किया है और पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का है। अब आपने कर रखा है, आपको पता है। अच्छा, पहले वाले में लगाना है म्यू वाटर के लिए, म्यू ग्लास के लिए, और तीसरी बार में। यहाँ आपको रटे हुए काम में नहीं लेने। आप 3/2, 4/3 काम में लोगे तो आंसर नहीं आएगा। उसने वो सिचुएशन दी इसलिए है ताकि उन सिचुएशन से आप क्या निकालो, म्यू। बढ़े आगे, चलो आइए 7वां। 6 हो गया क्या? 6 ओरली करो, मजा तब है। 5 सेकंड में फ्री हो जाओ। 2.2, 2.4 पॉइंट से पॉइंट हटा, 22/24, 11/12 आंसर। वेलोसिटी का भी है, लैम्डा का भी है और म्यू का, तीनों आ सकते हैं। हम हमेशा बड़े से डिवाइड करते। छठा, पांचवा बता दिया। पिन 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है। क्या पूछा उसने? सिर्फ शिफ्ट। चौथा बताओ। चौथा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, क्लास नोट्स में है, नीट में है, सॉल्व एग्जांपल, सब जगह है ये सवाल। बहुत ही फेमस प्रोफाइल है। तीसरा फेमस प्रोफाइल। दूसरा बताएं। दूसरा, बर्ड अपीयर हो रही है। अपीयर का मतलब बर्ड की इमेज की दूरी है वो 30 UH। पहला, तारों का टिमटिमाना, कारण है अर्थ का एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता रहता है, उसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर? अब एक बार रेस देख लीजिए, 1 से 22। अब आपको कल पूरी लगानी है एक बार। अब ये आराम से 40 मिनट 50 मिनट में पूरी सॉल्व हो सकती है और सारे सवाल क्वालिटी सवाल है। आइए मॉड्यूल निकालिए, मॉड्यूल के कर लेते हैं क्वेश्चन। ये हमने क्या चेक पॉइंट लगाया है 5 लेक्चर के बाद, 6ठा लेक्चर है। फिर अब क्या करेंगे, मंडे से फ्राइडे लगातार पढ़ेंगे, शनिवार को एक चेक पॉइंट लगाएंगे। उससे क्या होगा, पेंडिंग वर्क सब खत्म। अब मंडे को उतरेंगे ना, उससे पहले जितना पढ़ाया उसका रेस, मॉड्यूल, बिगनर बॉक्स सब सॉल्व। तो मंडे से फ्रेश आगे बढ़ सकते हैं। फिर 5 दिन पढ़ाई करेंगे, सैटरडे सारा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर है 24-25 लेक्चर का। तो एक साथ 25 लेक्चर का डिस्कशन नहीं हो पाएगा। जितना पढ़े उतना उतना करते जाएं। तो क्या आप इसको आराम से 5 टुकड़ों में तोड़कर चैप्टर को शानदार कर लो। अब आइए एक्सरसाइज 1 में पहले चालू करो। 25 से चालू करो। 25 हो गया क्या? फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी? सोर्स की। कलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है। 26 3,500 7,000 किससे डिवाइड? 7,000 से। 1/2 बोले तो 30। 27 माइक्रोस्कोप आते ही शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 2 बार समझाया था, क्योंकि जैसे ही आप स्लैब रख दोगे तो आपको निशान दिखेगा ही नहीं। आपको निशान की क्या दिखेगी? इमेज। निशान की इमेज दिखेगी। तो माइक्रोस्कोप की फोकस क्या करना पड़ेगा? वापस। बार बार सिखाने का यही है, डर हटे। डर कैसे हटेगा? बार बार सुनने से, समझने से तो डर हटेगा। नहीं तो ऑप्टिक्स का जो मेरा फोबिया है, वो फोबिया हटने का कोई तो तरीका होगा। यही तरीका है, सुनिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार समझिए। क्वेश्चन देखते ही आपको कहानी याद आ जाए। क्या आशीष सर ने 2 बार बताई थी माइक्रोस्कोप की कहानी?
कि निशान डायरेक्ट नहीं दिखता, निशान की क्या दिखती है, इमेज। तो माइक्रोस्कोप को फोकस करना पड़ता है और उसको ऊपर खिसकाना पड़ता है ताकि उसकी वापस फोकस की सेटिंग हो जाए। आगे आइए, सवाल नंबर 28। 28 बताऊं क्या? बताता हूं। 29 बताइए। 29 एरिया बराबर क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिख लो, h बाय अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। फेमस सवाल है, अभी आप एनसीईआरटी में रेस का करके आए हो सवाल। 30 नंबर, 30 नंबर पहला लेक्चर याद करिए, स्नेल्स लॉ, आधा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 31 को होमवर्क में लिख लो, आज ट्राई करना। 32 आओ, 32 कौन सा कलर लीस्ट रेस दिखेगा, कौन सा कलर जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी वो लीस्ट दिखेगा, याद करो। लाल होता है शायद, लाल, ठीक है। 33 वापस एयर बबल, ग्लास स्लैब, तुरंत डायग्राम याद आ जाए आपको। पहले ग्लास स्लैब की थिकनेस माननी पड़ेगी L, उसके अंदर एक बबल मानना पड़ेगा, यहां से दूरी X, वहां से दूरी, इतनी बात आएगी तब सवाल हिलेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा 10। और सवाल है फेमस, रिपीट हुआ है नीट में। 36, 34 हो गया क्या, 34, 35, 36, 36 ओरली बताओ। 4/3, 3/2, बड़े से डिवाइड करो, 3/2 से डिवाइड करोगे तो 8/9। 35 बताऊं, 35, 35 तो आसान है, ग्लास स्लैब वाला ही तो है। ये लाइट आई, ये सीधी रहेगी, बताओ सीधी क्यों रहेगी, नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है। अब टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताओ स्लैब के अंदर कितनी चली, स्लैब के अंदर t। अब स्पीड में अटक गए, स्पीड होता है म्यू बराबर c/v। इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने, भाई ने म्यू नहीं लिखा, n लिखा, तो स्पीड आ जाएगी c/n। स्पीड पुट करो c/n, तो टाइम आ जाएगा nt/c। देखिए ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया था, याद करो, सीधी जल्दी निकल जाएगी इसमें तो, सीधी में। पता है वो स्लैंट वाला सवाल लंबा हो जाता था जेई में इनका, उसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है। कोई बताएगा इसमें सीधी क्यों निकल गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, नॉर्मल के अलोंग आओगे सीधे निकल जाओगे, याद है। चलो 35, 36, 37, 37 में किसका ज्यादा पता चल गया, 38 बताओ। ये 38, 39, 40, 40 आपको बहुत पसंद आएंगे, बायो है, बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। ऐसे सब सारे हो जाए मॉड्यूल में तो कितना आनंद है। आप देखो, कल्पना कर लो, होंगे तो नहीं, कल्पना ही कर लो कि ऐसे सारे बन जाएं। खट खट टिक 38, बिलियंस ऑफ डायमंड TIR, मिराज TIR, ऑप्टिकल फाइबर TIR, और चौथा क्वेश्चन मत पढ़ो TIR। तब मजा है ना, जब पहले का आंसर TIR, दूसरा TIR, तीसरा TIR, तो मजा तो तब है। चौथा पढ़ूंगा ही नहीं, TIR टिक लगाऊंगा, पर ऐसा है नहीं, है ना, तो ध्यान रखें। तो 38, 39, 40 ये हो गए सारे क्या, ऐसे प्रश्न कभी नहीं आते तो मस्त रहिए। चलो आया वो एक, वो तो उसमें तो अच्छा सवाल आया, उसने सारे पूछे हैं कि किस में क्या क्या होता है। अब आइए एक्सरसाइज 2 में, 2 में आइए। अब 2 में आज तक जो पढ़ा है उसके कौन कौन से हो सकते हैं बताता हूं। पहले से चालू करिए, पहला, पहला हो गया, तीसरा, तीसरा हो गया, उसके बाद कौन सा दिया था, सातवां। सातवां फेमस है, सातवां देखना, बढ़िया सवाल है सातवां, इसका सही सॉल्यूशन लिखना। ये क्या उलझुल सॉल्यूशन लिखते हैं ना, जुगाड़ से काम होता है, जुगाड़ मत लगाइए, सही कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या कह रहा है वो, सवाल पढ़ो और मुझे सही पंच लाइन बताओ कि आशीष सर इस लाइन से काम चल रहा है, वो पढ़ो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो,
ऐसी लाइन बोलो जो मुझे पसंद है। कैसे, देखो आप ये लाइन पसंद करना चाहते हो, वो पढ़ो 2 बार, कोशिश करो। क्या कह रहा है, 45 डिग्री पे लाइट आई और TIR हो गया। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को अटैक करो, 45 क्रिटिकल से बड़ा होगा। ये है खास बात। 45 पर आई और TIR हो गया, तो भाई 45 ने ऐसा क्या कर दिया जो TIR हो गया? 45 उसके क्रिटिकल से बड़ा रहा हो गया, खत्म हो गया सवाल। दोनों तरफ साइन, साइन 45 1/√2 साइन थीटा सी। साइन थीटा सी का फॉर्मूला याद हो, क्लास नोट्स, 1/म्यू, म्यू इधर, म्यू√2। म्यू की वैल्यू 1.414 से ज्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन से चेक करिए, जो 1.41 से ज्यादा होगा वो आंसर होगा। ये इसका सटीक सॉल्यूशन है जिससे दिमाग खुश होता है, बिल्कुल फिजिक्स। क्या हाँ सर, एग्जैक्ट म्यू 1.41 से ज्यादा होगा दुनिया में जब TIR होगा। 1.41 से एक ही ऑप्शन ज्यादा है, 1.50। कल समय है, आज इसलिए नया नहीं पढ़ा रहा। आज ये चाह रहा हूं कि आपसे पिछले 5 दिन की सारी बात आपकी रिवाइज हो जाए। पूरी रेस आपको एक एक सवाल करा दिया, अब मॉड्यूल करा रहा हूं ताकि आप कल बैठ के 2-2.5 घंटे दीजिए कि नहीं सर, अब मेरे जो पिछले 6 लेक्चर तैयार हुए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, तो तैयारी बढ़िया होगी। और टारगेट रखिए, ऑप्टिक्स के 6 सवाल आते हैं पेपर में, 6 सवाल के लिए मेहनत भी उतनी चाहिए। कम मेहनत से काम कैसे चल जाएगा? सर मैं EM वेव जितनी मेहनत कर रहा हूँ, भाई EM वेव्स का तो एक सवाल आता था यार, कैसी बात कर रहे हो? कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आता है, तो उससे तो 6 गुना मेहनत करो ना। उतनी मेहनत तो इनपुट तो डालो, नहीं तो कैसे काम चलेगा? स्मार्टनेस रखो ना। हम सोचे हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे काम चला लेंगे, तो काम खींचना होगा ना। 6 सवाल के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, उतनी मेहनत करो तो सही। कल 2-2.5 घंटे लेकर इसको पूरा रिवाइज करो, तब आप बराबर आ जाओगे मेरे। अगला ले लो, 7वां 8वां। 8वां ओरली कर सकते हो, 2 वेलोसिटी है, बड़े वाले से क्या करो, डिवाइड। आगे बढ़ो, 8वें के बाद बताओ 10वां। बताओ ऑप्टिकल फाइबर TIR पर रियल और एपरेंट डेप्थ रिफ्रैक्शन, कारण लिखो। हाँ बोल, एंगल ऑफ क्रिटिकल बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, तो क्रिटिकल निकाल ले, उससे ज्यादा होना चाहिए। 2 वेलोसिटी दे रखी है, कौन कौन सी है? 1.5 इंटू 10 की पावर 8, दूसरी 2 इंटू 10 की पावर 8। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? साइन इनवर्स 3/4। एक ही ऑप्शन में 3/4। बोल तो सही, कुछ नहीं बोलेगा। 10वां हुआ, बताइए 3 का आंसर TIR है, पर रियल और एपरेंट डेप्थ का आंसर रिफ्रैक्शन। 10 के बाद अगला बताओ, 25 है भाई सबसे कठिन सवाल। 25 है कठिन दमदार, और इसका बढ़िया तरीका मैंने आपको कल सिखा दिया। जबरदस्ती रिफ्रैक्शन करा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल के चक्कर में पड़ गए, जो किताबी सॉल्यूशन है, फंस जाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है 25। 25 के बाद आओ 30, फिर से वही सवाल, एयर बबल इन द ग्लास स्लैब। 30 के बाद 36, सवाल तो 36 है, सवाल 36 है कि किसकी लैम्डा सबसे ज्यादा। ऐसे प्रश्न आने लग जाएंगे तो हमें फिर जाना पड़ेगा लंबी छुट्टी पर। विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। 36 बहुत बढ़िया प्रश्न। 39 भी बहुत बढ़िया। देखो आप अगर क्रिटिकल एंगल पर आओगे तो कितने डिग्री पर रिफ्रैक्शन होता है? 90। क्लियर है? तो ये हमने एक्सरसाइज 2 के सारे छांट के कर लिए। अब आओ 3 में। 3 में आज तक जो पढ़ाया उससे 4 क्वेश्चन हिट होंगे बच्चों, टिक लगा लो। चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, चारों करके दिखा देता हूं। 11वां, 7वां नहीं, चौथा, 5वां, 6ठा, 11वां,
चारों कर देता हूं। सबसे पहले आओ छठे पर। छठे पर, छठे में क्या रहा है, बीकर में कितने लिक्विड भरे हुए हैं, 2 लिक्विड भरे हुए हैं। आधे में तो भरा हुआ है 1.5 म्यू और आधे में भरा हुआ है म्यू। किसी को 2 लिक्विड के एपरेंट का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है बताओ? 2 लिक्विड का डी एपरेंट D1 बाय म्यू1, D2 बाय म्यू2। D1 आधे में 1.5 म्यू, आधे में म्यू, और एपरेंट पढ़ो, एपरेंट कितनी महसूस हो रही है, 50%। किसकी? एक्चुअल। एक्चुअल बता दो, एक्चुअल डी, 50% ऑफ एक्चुअल। हो गया खत्म। ये कितना देगा, D/2। पूरा सॉल्व करो, कुछ भी मत छोड़ो, पूरा कटेगा ये। 1.5 को 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम बोलो, 3 म्यू, 2 + 3, 3 म्यू बराबर 5, म्यू बराबर 5/3, 1.67। छठे की बात हो रही है बच्चों, छठे की। अब बताइए पांचवा हुआ क्या, पांचवा 8/9। चौथा, चौथे की लैंग्वेज कितनी प्यारी है, द माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड, नाउ रेज्ड, शिफ्ट। ये 1 सेंटीमीटर क्या है, शिफ्ट है। ये है मजा पढ़ने का कि आपको इतनी लैंग्वेज क्लिक कर जाए कि सर माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाना पड़ा, तो ये शिफ्ट दे रखा है। और शिफ्ट क्या होता है, डायरेक्ट शिफ्ट होता है D1 - 1/μ। शिफ्ट 1 पानी का 4/3। आपसे पूछा है पानी कितना भरे बीकर में, 4। अब आइए 11वां। कल मैंने आपको कराया था, आपको याद हो, 60 डिग्री पर, और आपको कहा था 45 डिग्री पर कर सकते हैं खुद। आज इसका शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कौन सी शॉर्ट ट्रिक याद करो, अभी सिखाई थी, साइन अल्फा ऑप्टिकल फाइबर से, वो लगा लीजिए इसमें और शानदार हो जाएगा। अल्फा दे रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 45। म्यू1 पूछा है और म्यू2 दूसरी तरफ कौन है, एयर। आज ये और लिख लीजिए। कल तो मैंने इसका लंबा तरीका आपको सिखाया था और कहा भी था कि इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। चाहे तो इससे कर लीजिए, नहीं तो क्लास में तो मैंने पूरा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन समझाया भी है। तो एक्सरसाइज 3 के बच्चों 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठा और 11वां। हैंग डालिए नए पेज से। रिफ्रैक्शन पार्ट 1 फ्रॉम प्लेन सरफेस, ये हमने पिछले 6 दिन में पढ़ लिया, डन। आज हम पढ़ना चाहते हैं मंडे से फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। आज तक बच्चों जो सरफेस थी ना, चाहे वो ग्लास स्लैब हो, चाहे बीकर में पानी भरा हो, चाहे चिड़िया मछली वाले सवाल हो, सब में आपने देखा सरफेस कैसी थी, प्लेन। अब पढ़ेंगे मंडे से कैसी सरफेस, कर्व। इसी में आता है लेंस, सबसे फेमस टॉपिक, और लेंस से ही जुड़ा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अब हमारा अगला पार्ट है, रिफ्रैक्शन पार्ट 2। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, वहीं से आएगा लेंस, वहीं से आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इन 2 टॉपिक से मोस्टली हर साल क्वेश्चन मिलता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंस। ये 6 लेक्चर का तामझाम है,
मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा पढ़ेंगे, तब जाके इन तीनों को हिट कर पाओगे। कर्व्ड सरफेस, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन तीन पर मिलाकर 100 क्वेश्चन है मॉड्यूल में। 100 क्वेश्चन का मतलब है टॉपिक का वेटेज कितना जबरदस्त है, आप देखिए। और सब हो जाएंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपका काम ये है कि मंडे को आए तो आज तक के 6 लेक्चर बढ़िया तैयार करके आ जाओ। रेस अच्छे से, क्लास नोट्स बढ़िया, मॉड्यूल तैयार, ताकि हम अगले 6 लेक्चर की तैयारी करें। फिर 6 लेक्चर पढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसा काम करेंगे जिसमें सारा का सारा रिवीजन हो जाए। क्लियर? चलो, होमवर्क नहीं है, होमवर्क मिलेगा वेडनेसडे को। तो आज तक का सारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ऑनलाइन वाले बच्चों, मंडे से चालू करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अच्छा, रेस के तो मैंने आपसे डाउट पूछे ही नहीं, रेस के डाउट हैं क्या भाई? अच्छा, सारे करवा दिए, हाँ वेरी गुड, यही पूछना था आपसे। एक बच्चे ने बता दिया, हाँ सर सारे कर दिए, अब आपको भी करने हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद।